दोस्तों, एक अंधेरी रात के बीच गांव के अंदर होने वाले एक धमाके ने सबको एकदम से हिलाकर रख दिया था। किसी को समझ ही नहीं आया कि कुछ पल में ही किसी हादसे ने गांव से मुलाकात की है। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था। सन्नाटा तो अपनी जगह पर मौजूद था, लेकिन इस धमाके ने पूरे गांव को एकदम से हिलाकर रख दिया। सभी लोगों के अंदर अफरा तफरी का माहौल सा मच गया। पता नहीं अचानक ही गांव में किस हादसे ने अवतार लिया था। सभी लोग अपने अपने घर से बाहर निकल रहे थे। मैं अपने पापा के साथ अपने घर से बाहर निकला तो गांव में भीड़ लगी हुई थी और उस भीड़ के बीचों बीच हमें कुछ फटे पुराने कपड़े दिखाई दिए। मैं अपने पापा के साथ उस जगह पर दाखिल हुआ तो गांव के काफी सारे लोग एक बड़ा सा घेरा बनाकर उसके चारों तरफ खड़े हुए नजर आ रहे थे। और उसके बाद जब मैं उसके बीचों बीच पहुंचा तो मैंने पाया कि किसी की कटी हुई लाश बहुत बुरे तरीके से गांव में दहशत का एक नया माहौल पैदा कर रही थी। फिर जब मेरी नज़र उसके अलावा एक और लाश पर पड़ी तो सच में मेरा पूरा शरीर बुरी तरह से कांप उठा, क्योंकि उस लाश की दशा दिखने में बड़ी ही भयानक और दर्दनाक लग रही थी। ये काफ़ी डरावना था। उस समय मुझसे ये सब देखा नहीं गया, जिस वजह से मैं चुपचाप बिना कुछ बोले ही वापस से अपने घर में लौट गया। मेरा पूरा का पूरा शरीर अब बेचैन सा हो चुका था और मेरे साथ ऐसा होना एक लाजमी सी बात थी, जो कि मैं अपनी जिंदगी में पहली बार कुछ एक्सीडेंट के नज़ारे देख रहा था। खैर, फिर मेरी मम्मी ने मुझे बाहर ना जाने को कहा और उसके बाद मैंने भी वही किया। मैं तो चुपचाप अपने घर के बिस्तर पर लेट गया और चैन की नींद लेने लगा। बाहर के लोगों का कहना था कि एक सिलेंडर फटने की वजह से एक माँ बेटी की मौत हो गई है, लेकिन उसकी एक बेटी अभी भी इस दुनिया में मौजूद थी। लेकिन अब उस मासूम लड़की का क्या होने वाला था, ये सब चीजें परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करने वाली थी। एक घर को इस तरह उजड़ता देख सभी लोगों की आंखों में दुख साफ साफ झलक रहा था। आज गांव पूरे तरीके से हताश पड़ चुका था। गांव का ये जोरदार सन्नाटा आज गांव में हुई मौत के बारे में बता रहा था। दोस्तों, कहते हैं कि कच्ची अवस्था में जो मौत जन्म लेती है वो बुराई को अंजाम देती है। कि जब गांव में धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगता है तो गांव अपनी उन यादों को भूल जाता है जो सिर्फ कुछ ही दिनों पहले उसके साथ हुई थी। क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगता है, लेकिन जो इंसान इस दौर से गुजर रहा होता है वही जान सकता है कि उसने अब तक किन किन मुसीबतों से सामना किया है। गांव में गैस का सिलेंडर फटना एक अजीब हादसा था, क्योंकि अरुण और उसकी माँ तो एक कमरे में चुपचाप सो रहे थे और एक सिलेंडर का अचानक ही दूसरे कमरे में पहुंच जाना सच में एक ताज्जुब की बात थी। बगल में रहने वाले लोगों का मानना था कि जिस जगह पर यह सिलेंडर रखा हुआ था उसके बिल्कुल दाएं तरफ अरुण और उसकी मम्मी का कमरा था। अचानक उस सिलेंडर का उस कमरे में पहुंचना सच में एक अजीब बात थी। लेकिन अब जो भी हुआ हो, गांव में बड़े हादसे ने जन्म ले ही लिया था। खैर, अभी धीरे धीरे सब कुछ सामान्य चल रहा था कि एक दिन अरुण की बहन की अचानक ही मौत हो गई। उसकी मौत के पीछे का कारण भी एकदम अनजानी हाथ था। दरअसल जब सुबह का वक्त हुआ तब लोगों की नजर उसकी बहन पर पड़ी तो उसके चेहरे पर काले काले धब्बे बने हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो उसकी मौत भी सिलेंडर फटने की वजह से हुई हो। अरुण का पूरा परिवार लगभग खत्म हो चुका था। बाल्यावस्था में उसके पापा इस दुनिया को छोड़ चुके थे और अब तो उसका पूरा परिवार तहस नहस हो गया। एक बार फिर 12 दिनों के लिए पूरा का पूरा गांव सन्नाटे में डूबा रहा। भले ही आप कितने भी पराये लोग क्यों ना हो, मगर वो डर या वो दुख आपके जहन में बैठ ही जाता है। और ऐसा होना एक लाजमी सी बात है कि आपके अगल बगल में कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ हो तो आपके दिल को ठेस पहुंचती ही है। खैर, एक पूरे परिवार का अस्तित्व हमारे गांव से लगभग खत्म हो चुका था। गांव के अंदर उन तीनों मौतों के बाद एक अजीब सा सन्नाटा अब पसरा हुआ रहने लगा। मगर एक रात ने उसी सन्नाटे को एक साय के रूप में तब्दील कर दिया। हुआ कुछ ऐसा था कि उस दिन जब मैं अपने अंकल के साथ भगवान की पूजा करवाने के बाद मंदिर से घर लौट रहा था तो मेरे अंकल जी अचानक ही तेज तेज कदमों के साथ आगे बढ़ने लगे। मैंने अपने अंकल को यूं तेज तेज चलने के पीछे का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, ये वक्त तुम्हें बताने के लिए नहीं है कि तुम्हें क्या करना है,
बस जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से निकल जाओ। फिर तत्काल मैंने ऐसा ही किया, अपने अंकल के साथ साथ तेज गति से आगे बढ़ने लगा। फिर हमें अचानक ही फूलों की महक आने लगी और ये सुगंध इतनी अच्छी थी कि मेरा मन लुभने लगा। फिर मेरे अंकल मेरी गर्दन पर झपट्टा मारते बोले, तुम माया के आक्रोश में धंसते जा रहे हो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम चुपचाप मेरे पीछे पीछे बिना कुछ सोचे चलो। चाचा का गुस्सा आज मैं पहली बार देख रहा था। ऐसा पहली बार था जब मेरे चाचा को मेरे ऊपर हाथ उठाना पड़ा। हालांकि चाचा से मुझे भी चिढ़ हो रही थी, मगर बिना कुछ जाने किसी गलती को ठहराना भी ठीक नहीं था, जिस वजह से मैंने उस समय चाचा को कुछ नहीं कहा और चुपचाप घर की तरफ निकल पड़े। आज शनिवार का दिन था। बाकी दिनों के मुकाबले आज अंधेरा कुछ ज्यादा ही था और सन्नाटा भी भय को उसकी चरम सीमा पर पहुंचाने का काम कर रहा था। और अब हमारे घर की दूरी भी इस स्थान से बस थोड़ी दूरी पर थी कि मुझे एक पेड़ के नीचे 3 जने खड़े दिखाई दिए। और ताजुब तो इस बात की थी कि वो एक जगह पर स्थिर खड़े थे। उन्हें देखकर तो ऐसा फील हो रहा था मानो वो किसी के हाथों द्वारा बनाई गई मूर्तियां हैं। जब मैं उनके ओर बढ़ने लगा तो मेरे चाचा मुझे अपने गुस्से भरी नजरों से अब देखने लगे थे और तब मैं समझ चुका था कि मुझे कोई भी गलत कदम उठाना नहीं है, उल्टा मेरे चाचा के साथ इस रास्ते को जल्द से जल्द काटना है। मैं बार बार उसी पेड़ की तरफ देखता रहा जहां पर मुझे वो 3 अजीब से दिखने वाले शख्स दिखाई पड़ रहे थे। मैं सही सलामत घर तो पहुंच गया, मगर थोड़ी ही देर में मेरा पूरा बदन जोरों से दर्द करने लगा। ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मेरे शरीर को जोरों की मार से आघात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो। मैं एकदम टूट सा चुका था और अब मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरे बदन में कोई सुई चुभा रहा हो। उस रात में आराम से सोने लगा, लेकिन जब मैं कुछ दवाई लेकर बिस्तर पर लेटा तो मुझे काफी हद तक राहत मिली। रात के 11:30 बजने को चले थे और मुझे किसी खिड़की के खटखट की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज वो भी इतने रात को। यही सब सोचते हुए मैं अपने घर से बाहर निकल गया। घर के बाहर तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब मैंने अपनी नजरों को चारों तरफ घुमाया तो मैंने देखा कि मुझे गांव की मेन लाइट के पास कोई टहलता हुआ दिखाई दिया। उस समय मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस शख्स के करीब पहुंच सकूं, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा था कि मैं उसके बदन के साथ उसका चेहरा ठीक से देख सकूं। हालांकि वो मुझसे करीब 50 मीटर की दूरी पर खड़ा था। जब मुझे लगा कि इस घनघोर रात में घर से बाहर निकलना उचित नहीं है, तो फिर मैं अपने कदम पटकते हुए वापस घर की तरफ रवाना हुआ। लेकिन तभी मुझे अपने पीछे की ओर से एक आवाज आई और उस आवाज को सुनकर मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि मानो मेरे पापा इस वक्त मेरे पीछे खड़े होकर मुझे आवाज दे रहे हैं। और जब मैं अपने पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि सच में मेरे पापा उस लाइट के पास खड़े होकर मुझे अपनी तरफ आने का इशारा कर रहे थे। फिर मैं बिना कुछ सोचे समझे अपने पापा की तरफ चल दिया और जब मैं अपने पापा के पास पहुंचा तो उन्होंने मुझे उस पेड़ के पीछे देखने को कहा जिसके नीचे इस वक्त वो मौजूद थे। और बाद में जब मैं उस पेड़ के पीछे पहुंचा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरी आंखों में डर के साथ साथ अपनी मौत का एक छोटा सा दृश्य नजर आने लगा। गांव के काफी सारे जाने पहचाने लोग उस पेड़ के नीचे काली मिट्टी से भरे हुए थे और उन सभी की मौत हो चुकी थी। ये दृश्य मेरे लिए कतई आसान नहीं था। ये एक ऐसा मंजर था जिसे अपनी जिंदगी में फेल करना भी मेरे लिए एक बेहद भयानक सपना था। और अब तो मैं अपनी आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य देख रहा था जो हकीकत के साथ साथ खौफनाक दास्तां का दूसरा रूप था। फिर मैं अपने कदम पीछे हटाने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो काले काले दिखने वाले गांव के सारे लोग जिंदा लाश के रूप में तब्दील हो चुके थे। वो अचानक ही अपनी जगह से उठने लगे और उनके बढ़ते हुए कदम कहीं ना कहीं मुझे अपनी मौत का एक द्वार दिखा रहे थे। शायद अब मैं मरने वाला था क्योंकि मेरी जिंदगी जीने की सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थी और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन फिर मुझे एक औरत नजर आई जिसका धड़ तो था मगर सर नहीं था और उस औरत को अपने सामने खड़ा देखकर मुझे एक आवाज आने लगी कि तुम सभी की यही दशा होगी, तुम लोग बहुत बुरे हो, तुम मुसीबत के समय किसी की मदद नहीं कर सकते। और ये आवाज मुझे जानी पहचानी लग रही थी। मेरे कानों में गूंजने वाली ये आवाज इतनी भयानक थी कि मैं पूरा पसीने से तरबतर होता हुआ अपने बेड से नीचे गिर पड़ा। फिर मुझे महसूस हुआ कि ये कोई असलियत नहीं है
बल्कि मेरा एक बहुत ही भयानक सपना था जो अब टूट चुका है। लेकिन इस सपने के पीछे एक हकीकत भी हो सकती थी। अब मैं नहीं जानता था कि उस असलियत का राज क्या है, लेकिन मैं तत्काल ही अपनी मम्मी के कमरे में पहुंच गया और फिर मम्मी के बगल में पड़े बेड के ऊपर लेट गया। अब मुझे नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन जब मैंने घड़ी की तरफ समय देखा तो रात के तकरीबन 3:30 बज रहे थे और फिर उसी वक्त गांव में शोर शराबा मचने लगा। यह शोर शराबा इतनी जोर से मच रहा था कि मजबूरन मुझे अपने घर से बाहर निकलना पड़ा। मेरे साथ इस बार मेरे पापा भी थे और जब हम आधी रात को घर से बाहर निकले तो हमने देखा कि इस शोर शराबे के पीछे का कारण कोई और नहीं बल्कि एक लाश थी जो गांव के बीचों बीच पड़ी हुई थी। ठीक से देखने पर हमें पता चला कि आज हमारे गांव में एक और लाश मिली और यह लाश उसी तरह उसी दिशा में थी जिस दिशा में गांव के 3 लोगों की मौत हुई थी, जिनके साथ उनके परिवार का अस्तित्व समाप्त हो चुका था। लेकिन बाद में लोगों के द्वारा यही घोषित किया गया कि गांव में एक और सिलेंडर फटने की वजह से एक औरत की मौत हुई है। लगातार गांव में होने वाले ये हादसे सबको हताश कर रहे थे। फिर दूसरे ही दिन सारे लोगों ने अपने घर के सिलेंडरों को बाहर रखना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वह जिस चीज को सिलेंडर की गलती मान रहे हैं असल में उसके पीछे का रहस्य कुछ और ही है। गांव में एक और कच्ची अवस्था की मौत ने सन्नाटे की दूसरी चादर को अंजाम दिया। गांव एक बार फिर उन लहरों में युक्त हो गया जो सन्नाटों से भरी हुई रहती है, या फिर यूं कहें कि अब गांव में डर और बहका अलग ही ख्वाब बन चुका था। पता नहीं क्यों, लेकिन उस दिन के बाद गांव धीरे धीरे खाली होने लगा। गांव के सिलेंडरों की जगह लोगों ने गांव में रहना तक छोड़ दिया। गांव के इस तरह खाली होता देख मेरे घर वालों के दिमाग में कुछ गलत विचारों ने जगह बना ली और उन्होंने एक कड़ा फैसला किया। दरअसल उनका कहना था कि अब वो भी सिर्फ 2 दिन के बाद ही इस गांव को अलविदा कह देंगे, क्योंकि गांव के सिर्फ एक शख्स के साथ बुरे हाथ से जन्म नहीं ले रहे थे बल्कि युवा पीढ़ी के सारे बच्चे के अंदर इसका आक्रोश फैलने लगा। दरअसल उनका मानना था कि उन्हें भी कुछ अजीब सा महसूस होता है जब वो रात में अपने घर से बाहर निकलते हैं। फिर जब आखिरी दिन जब हम लोग उस गांव में आखिरी रात बिता रहे थे तब हमें पता चला कि जिन सिलेंडरों की वजह से एक पूरा का पूरा परिवार खत्म हुआ था, उसी परिवार की तीनों आत्माएं इस गांव पर अपना कहर बरपा रही हैं, क्योंकि उन्हें सही समय पर अस्पताल की सुविधा नहीं मिल पाई, जिस वजह से उनका गुस्सा गांव वालों पर फूट रहा है। खैर फिर मुझे भी याद आया कि जिस दिन मैं अपने घर से अपने बुरे सपने में बाहर निकला था, उस दिन मैंने उन्हीं तीनों की आत्माओं को देखा था जो काफी भयानक नजर आ रही थी। लेकिन फिर क्या था, इतनी भयानक सच्चाई मालूम होने के बाद मेरे घर वालों के साथ मैंने भी उस गांव को अलविदा कह दिया। उस गांव के ऊपर अब एक श्राप लग चुका था। यहाँ कुछ लोगों की मान्यता ये भी है कि अब यह गांव पूरे तरीके से भूतों का बसेरा बन चुका था, क्योंकि जब एक भूत की मौजूदगी होती है तो दूसरी आत्माएं भी अपना बसेरा स्थापित कर लेती हैं। और कुछ लोगों के अनुसार अब वह गांव पूरे तरीके से वीरान बन चुका है। कहते हैं जो इंसान आज भी उस गांव से गुजरने की हिम्मत करता है तो उसे एक दृश्य देखने को मिलता है। कहते हैं कि वो आत्माएं आज भी लोगों से अपना बदला लेने की पूरी कोशिश करती हैं जिन्होंने उनकी मदद नहीं की और उनकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि हमें उस इंसान की मदद जरूर करनी चाहिए जो बेसहारा हो। खैर आज इस घटना को तकरीबन 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन मैं आज भी हमारी जन्मभूमि में अपने कदम पटकने की हिम्मत नहीं कर पाया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।